हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये आज जो है फुल टेस्ट है। टेस्ट संख्या से कोई मतलब नहीं है, फुल टेस्ट है आज, जहाँ पे मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के टेस्ट बनाया गया है। ये टेस्ट सीरीज आपके आर ओ जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप आर ओ के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये टेस्ट का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने यह टिप्पणी की थी कि अगर उनमें विद्रोहियों से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉरेंस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जॉन लॉरेंस ने यह टिप्पणी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? और विद्रोह हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं एक से दो प्रश्न इस विद्रोह से लेके पूछा ही जाता है। तो विद्रोह जितने भी हुए हैं, सन्यासी हो गया, भील हो गया, संताल विद्रोह, इन सबको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है, ताकि पेपर तक अच्छे से आप लोग इसको रिविजन के थ्रू तैयार कर लीजिए, कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 बिल्कुल सही सुमेलित है। भील विद्रोह 1818 से 1831 सुमेलित है। सतारा विद्रोह 1841 ये भी सुमेलित है। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो संथालों का विद्रोह 1754 से 1755 नहीं हुआ था। संथालों का विद्रोह जो हुआ था 1854-55 में हुआ था। तो यहाँ पे ये जो है सुमेलित नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह जो हुआ था यह 1854 से 55 में हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो है ज़बरदस्त आंदोलन था, यह सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था, मतलब अंग्रेजों का। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। संथालों के दो प्रमुख नेता सिद्धो और कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसमें जानते रहिएगा कि दो तो प्रमुख थे, दो और थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव एवं चाँद। ये बीपीएससी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें 5 ऑप्शन होते थे, तो उसमें चारों लोगों को दिया गया था, सिद्धू, कान्हू और भैरव और चाँद। तो अगर ऐसे ऑप्शन आता है और उसमें लास्ट में रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि चारों लोग थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा कथन है कि वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तीसरा है कि उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। चौथा कथन है कि वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला हैं। अब उपयुक्त में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? सत्य नहीं पूछा गया, असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन जो है असत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 2, 3 और 4 नंबर का कथन है वो सही है। अब देखते हैं कि पहला कथन असत्य क्यों है। यहाँ पे दिया हुआ कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर दिया होता कि भारतीय राष्ट्रीय की भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम थी तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। तो नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं थी, दूसरी महिला थी, क्योंकि पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वह 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। तो इसलिए ये प्रश्न जो है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। और अगर भारतीय के रूप में देखा जाए कि कोई भारतीय महिला जो पहली बार बनी थी, तब इनका जो है स्थान पहला था, लेकिन महिला के रूप में ये दूसरी थी। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कारण है कि यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था, और गांधी जी द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया गया था।
अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम आयु के गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है कि 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल के संबंध में उसने एंड्रयू फ्रेजर स्मिथ को नियुक्त किया। तीसरा कथन है कि कर्जन के काल में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो कौन सा कथन इसमें से असत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है कर्जन के बारे में। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन जो दिया हुआ है कर्जन के बारे में असत्य है, तीसरा कथन सत्य है। तो अब देखते हैं पहला और दूसरा असत्य क्यों है। पहले में दिया है कि भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे कम आयु के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले लॉर्ड एल्गिन जो थे वह सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड एल्गिन जो थे वह सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल थे, ना कि कर्जन। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा किस लिए गलत हुआ है, तो 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल के संबंध में उसने एंड्रयू फ्रेजर स्मिथ को नियुक्त किया। तो 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल के संबंध में उसने जो है मैकडोनल आयोग का गठन किया था, ना कि एंड्रयू फ्रेजर का। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। और एंड्रयू फ्रेजर स्मिथ की रिपोर्ट के आधार पर, जबकि जो एंड्रयू फ्रेजर स्मिथ की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मचारियों का वेतन, संख्या तथा विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाया गया था। यहाँ पे जो अंग्रेजों के टाइम पे आयोग और समितियाँ बनी थी वो इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे एंड्रयू फ्रेजर स्मिथ जो थी यह पुलिस कर्मचारियों के वेतन, संख्या तथा विभाग की कार्यकुशलता से संबंधित थी। जबकि 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल के संबंध में लॉर्ड कर्जन ने जो है मैकडोनल आयोग को गठित किया था। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कर्जन के काल में 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे तीसरा सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया था, तो असत्य के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे असत्य कौन से कथन है, अब देखते हैं कि कथन क्या है। तो इल्तुतमिश ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी घोषित किया। दूसरा है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। तीसरा कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। चौथा कथन है कि इल्तुतमिश द्वारा विरोधी सरदारों को पराजित कर उसने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। अब यहाँ पे असत्य पूछा गया है कि इल्तुतमिश के बारे में क्या कथन यहाँ पे असत्य है। तो असत्य जो है यहाँ पे सिर्फ तीसरा कथन जो दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को दिया। तो यहाँ पे तीसरा सिर्फ गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं तीसरा गलत क्यों है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता शासन व्यवस्था, तो जो इक्ता शासन व्यवस्था था का प्रारंभ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया था। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता व्यवस्था का जो है प्रारंभ नहीं किया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला क्या है कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी घोषित की, बिल्कुल सही है। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, ये भी सही है। और इल्तुतमिश द्वारा विरोधी सरदारों को पराजित कर उसने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था, ये भी सही है। बस यहाँ पे तीसरा असत्य है, क्योंकि इक्ता व्यवस्था का जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं इल्तुतमिश ने किया था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उसी काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है, सही पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अपनी धार्मिक आस्था थी, वह पुरातत्व प्रमाण से सिद्ध है, जैसे मातृ देवी की पूजा, पशुपतिनाथ की आराधना इत्यादि, परंतु उस धर्म का उनके सामान्य जीवन पर वर्चस्वशाली प्रभाव नहीं था। दूसरा, विश्व में कपास उत्पादन करने वाले ये लोग पहले थे। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि कुछ को विहार, दोनों में क्या अंतर है। ये आईएएस का प्रश्न है, आईएएस प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चैत्य और विहार में अंतर पूछा गया है। तो चैत्य को देखेंगे, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार जो होता है वह निवास योग्य होता है। चैत्य क्यों पूजा स्थल होते थे, तो यहाँ वहाँ पे जो बड़े बड़े भिक्षु, बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके शरीर के अवशेष जब वो एक्सपायर हो जाते थे तो उनके अवशेष वहाँ पे रखे जाते थे, इसलिए वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। जबकि बिहार जो है वहाँ पे सब लोग बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, तो इसलिए वो जो है बिहार निवास करने का स्थान था और चैत्य जो था वह पूजा स्थल था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है कि नियंत्रण, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कथन है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। कौन सा यहाँ पे सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा जो दिया हुआ है वह सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले के बारे में कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये सामंती व्यवस्था के बारे में सही नहीं है। अब क्या है, तो सामंती व्यवस्था में राजा की शक्ति, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई जबकि प्रांतों एवं स्थानीय शासकों की शक्ति सशक्त हुई। याद रखिएगा, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता जो है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता नहीं था, दुर्बल था, जो जबकि प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता मजबूत थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। बाकी सामंती व्यवस्था के बारे में दूसरा कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी जो संप्रदाय थे इनका संबंध किससे था। तो स्थानकवासी का संबंध जैन मत से है। ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तथा निराकार ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते हैं। ये जो है स्थानकवासी संप्रदाय जो हैं ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तथा निराकार ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थानकवासी किससे संबंधित है, तो ये जैन मत से संबंधित हैं और ये लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तथा निराकार या निर्गुण ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के बारे में बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ, तो देखते हैं। उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा कथन है कि एक मिनट, हाँ, तीसरा कथन, यहाँ पे तीसरा कथन है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। अब इसमें से कौन से कथन जो हैं वह बाबर के बारे में सही है, ये पूछा गया है कि कौन से कथन यहाँ पे बाबर के आने के फलस्वरूप हुए हैं। तो यहाँ पे जो सिर्फ मतलब तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा कथन वह बाबर के आने से हुआ है भारत में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पहला और दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई।
तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वह वर्ष 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये बहुत पहले ही हो गया था, बाबर के बहुत पहले ही, जब बाबर 1526 में आया था उसके पहले ही, यानी कि 1367 में ही भारत में बारूद का प्रयोग हो गया था। कहाँ? तो बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुई युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ था। तो ये पहला इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्यों गलत हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे ये कैसे असत्य है? तो यहाँ पे जो है बाबर के आने के बाद इसका व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ, मतलब कि बारूद का। अब स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग बाबर के पहले दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रारंभ हो गया था। तो दूसरा भी इसलिए गलत हो जाएगा। और बाबर के भारत आने के फलस्वरूप तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, क्योंकि बाबर पितृपक्ष से, माता के पक्ष से वो चंगेज खान का वंशज था, जबकि पितृपक्ष यानी कि पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण ब्रिटिशों द्वारा 1640 में भारत में किया गया। किसका? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। कौन इसमें से उपनिवेशवाद के आलोचक थे? तो इनमें से सभी लोग जो थे वह उपनिवेशवाद के आलोचक थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपने अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण जारी किया। इस आर.सी. दत्त जो थे, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। एक प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की। तो तीनों लोग जो थे यह आर्थिक उपनिवेशवाद के आलोचक थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यह जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में लिखी गई स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, जो अमेरिका शिकागो से लौटने के बाद श्रीलंका और भारत में उनके द्वारा किए गए व्याख्यानों पर आधारित है। और याद रखिएगा 1897 में ही इन्होंने परमहंस मंडली का भी जो है गठन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, और शिकागो में इन्होंने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा कथन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। और तीसरा कथन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अब इसमें से सही कथन चुनना है। किसके बारे में? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी के बारे में यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। इन्होंने दिया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। साथ ही साथ वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में, आगे पहले ही हमने बता दिया कि 1917 में कलकत्ता सम्मेलन की महिला अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्ट की तथा कर्नल अर्काट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। बाद में इसमें एनी बेसेंट जी शामिल हो गई थी, लेकिन ये संस्थापिका नहीं थी। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला और तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में बने बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था यह था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य के संबंधों के निर्धारण हेतु भारतीय राज्य कमेटी द्वारा 1927, और भारत सरकार उस समय समझ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार था,
तो यह कमेटी 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा कथन है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो यहाँ पे जो है सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पहला कथन गलत है। अब देखते हैं पहला गलत क्यों है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 मजदूरों के कल्याण हेतु कारगर नहीं रहा था, क्योंकि इसके प्रावधान केवल भारतीय मालिकों द्वारा संचालित फैक्ट्रियों में ही लागू होते थे तथा उन्हें संगठित होने एवं श्रम संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने में एम.एन. लोखंडे का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे पहला कथन गलत है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अब दूसरा कारण क्या है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। अब कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका कारण यही था कि जो 1939 में सभी प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो त्यागपत्र दिया था, उसमें जो है कारण यही था कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को अस्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी थड़ी किस शैली का है? सुप्रसिद्ध चित्र जो है बड़ी थड़ी वह किस शैली का है? तो ये जो शैली है इसमें यह है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि बड़ी थड़ी जो सुप्रसिद्ध चित्र है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण संबंधित प्रश्न है। कथन है, बेबल योजना के अनुसार बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। कारण क्या है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं कि कारण असत्य क्यों है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन वायसराय बेबल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में भारतीयों के समक्ष बेबल योजना रखी, जिसका मुख्य बातें जो थी वह निम्नलिखित हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए एवं सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा कारण था कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदू के बराबर हो। तीसरा था कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बेबल योजना का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही बेबल का था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन तो बिल्कुल सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तीसरा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब इसमें से किसकी स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी? तो देखते हैं किसी की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों का गठन जो है यह अम्बेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और पहला यहाँ पे इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो जो पहले की जो पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं की गई थी, बाकी दूसरा एवं तीसरा किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर ने 1946 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी कि इसकी स्थापना, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी और 1936 में श्रम शक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और ये जो पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र में बनाई गई थी और 1949 में
लेकिन ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित नहीं हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 एवं 3 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्यों में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था रेजिडेंट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1978 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा अभिकल्पित सहायक संधि के अंतर्गत इन रेजिडेंट्स की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार वर्तुल, गोलाकार, गोलाकार के निकट एक लघुच्छ दीर्घ वृत्तज है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पृथ्वी का आकार है वह जो है गोलाकार के निकट और एक लघुच्छ दीर्घ वृत्तज है। इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, तो ऑबलेट एलिप्स है ये यहाँ पे। तो इसका जो इस पृथ्वी का आकार हो जाएगा वह तीसरा चौथा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पृथ्वी की आकृति लघुच्छ गोलाव के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी के 2 ध्रुवों के बीच दूरी लगभग 12,714 किलोमीटर है, जबकि विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। अतः पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। तो तीसरा एवं चौथा आकार जो दिया हुआ है यह पृथ्वी का है, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट के पाए जाने के निम्नलिखित संयोजनों में से क्या एक सही है? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के बारे में पूछा गया है। तो भूमिगत कंदराओं में जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप कंदरा के तल एवं छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप जमा होने लगता है। तो ये चूना जैसे जो पानी में घुले हुए समुद्र के किनारे जैसे जहाँ कंदराएं गुफाएं होती हैं वहाँ पे जब चूना पत्थर का वो रहता है पानी में, और वो पानी जब नीचे ऊपर से टपकता है नीचे, तो ऊपर जो बनता है वो और जो नीचे बनता है, मतलब ऊपर से जब पानी टपक रहा है तो धीरे धीरे वो पानी के साथ जो उसमें अवसाद आता है वो धीरे धीरे उसी पे जमता जाता है, यानी कि वो नीचे को बढ़ता आता है। और एक नीचे से जहाँ नीचे पे टपकता है वहाँ पे अवशेष जो रहता है पानी के साथ, मतलब जो मिट्टी या फिर गाद आता है वो धीरे धीरे स्टोर होता चला जाता है। तो ये अगर ये दोनों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाते हैं तो ये पिलर बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों को क्या कहते हैं। तो भूमिगत कंदराओं में जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप कंदरा के तल एवं छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप जमा होने लगता है। यह निक्षेप लंबे एवं पतले स्तंभों के रूप में होता है जो कंदरा के तल की ओर बढ़ते हैं या कंदरा की छत से लटक रहे होते हैं, को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। वहीं ऊपर से टपक रही यानी कि जो नीचे से ऊपर जाएगा उसे स्टेलाइट कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे को आएगा उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। वहीं ऊपर से टपक रही बूंदें जब धरातल पर गिरती हैं तो उससे निर्मित आकृति ऊपर की ओर विकसित होने लगती है, उसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। तो ये स्टेलेग्माइट है, स्टेलेग्माइट है, माइट्स है, और ये जो है यह स्टेलेक्टाइट है। तो ये जब दोनों धीरे धीरे आके मिल जाती हैं तो ये स्तंभ यानी कि पिलर बन जाता है। तो इसमें जो सही कथन होगा कि स्टेलेक्टाइट विभिन्न व्यासों के बर्फ लंबों के रूप में लटके होते हैं और स्टेलेग्माइट गुफाओं के तल से उठे होते हैं। तो स्टेलेग्माइट जो होता है यह धरातल से ऊपर की ओर उठता है और स्टेलेक्टाइट जो होता है यह ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वृष्टि छाया प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है, ओरियोग्राफिक रेंज से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध पर्वतीय वर्षा से है। पर्वतीय क्षेत्र का जो ढाल पवन के सम्मुख होता है वही खूब वर्षा होती है, इसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। परंतु जैसे ही पवन पर्वत के दूसरे ढाल पर उतरती है रुद्धोष्म ताप वृद्धि के कारण गर्म और शुष्क होने लगती है। इस प्रकार उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आ जाती है और इससे कम वर्षा होती है। इसे पवनाभिमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। वृष्टि छाया प्रभाव जो है यह पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण तो उपजाऊ मृदा, वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश और पोषकों के अवशोषण के लिए मौसम परिवर्तन। कौन सा यहाँ पे सही है? किसके बारे में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में।
तो यहाँ पे जो सही है वह है दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। अब देखते हैं पहला और चौथा गलत क्यों है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाहरित वन मुख्यतः विषुवतीय प्रदेशों एवं उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान की दशाएं होती हैं। विश्व की सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा यहीं पाई जाती है। अतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि का कारण वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का तीव्र प्रकाश माना जाता है। तो यहाँ की मृदा उपजाऊ नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है वहाँ पे जो मिट्टी के बीच में जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे ना वो बहते रहते हैं, वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो है उसका जैसे अभी पत्तियाँ भी सड़ेंगी तो उसका बहुत जल्दी विघटन हो जाता है, उसको कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी खा लेते हैं। तो वहाँ पे मिट्टी में पोषक तत्व नहीं रह जाता है, ठहराव नहीं रहता, सब बहता रहता है। तो पहला यहाँ पे जो है प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सही नहीं है। और चौथा तो पोषकों के अवशोषण के लिए मौसमी परिवर्तन है, ये भी यहाँ पे असत्य है। सिर्फ दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सूची ए में द्वीप दिया हुआ, दूसरी तरफ में सूची 2 में अवस्थिति है। ये मतलब कहाँ पे अवस्थित हैं। तो जो द्वीप हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे इंडोनेशिया के पास जो द्वीप है, जैसे सुमात्रा, बाली, जावा, ये सब सारे जो द्वीप हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे हिंद महासागर के द्वीप अलग हैं, अटलांटिक महासागर में और सारे द्वीप स्थित हैं, प्रशांत महासागर के अपने अलग मतलब द्वीप हैं। तो द्वीप जो है इम्पॉर्टेंट है, इनका जहाँ से भी आपको सोर्स मिले वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। या तो इनका क्रम लगाने को दे देता है, या तो ये पूछ लेता है या कहाँ पर स्थित है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो महादेशीय द्वीप मालागाशी, प्रवाल द्वीप तो मालदीव, और ज्वालामुखी द्वीप तो मॉरिशस, और पर्वतीय द्वीप तो अंडमान और निकोबार। इसका सही सुमेलन होगा 2 4 1 3 2 4 1 3। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है। टेंगुप दर्रा भारत तथा म्यांमार के बीच स्थित है। यह म्यांमार के राखीने प्रांत को मणिपुर से जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। टेंगुप जो दर्रा है वह भारत और म्यांमार के बीच में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। कौन सी नदी है, तो यह नदी है हुगली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। गंगा की सहायक हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। इसे दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण संबंधित प्रश्न है। कथन है कि शैलों का स्वास्थानिक क्षय और विघटन का प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। कारण क्या है कि अपक्षय यंत्रवत एवं रसायनता दोनों प्रकारों से होता है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कथन एवं कारण सब दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि शैलों का अपने ही स्थान पर क्षय और विघटन अपक्षय कहलाता है। यह यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि शैलों का जो अपने ही स्थान पर क्षय और विघटन अपक्षय कहलाता है। यह यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोनों कथन यहाँ पे, कथन और कारण दोनों सही हैं, बस यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृढ़ स्थलमंडलीय पट्ट प्लेट कहलाते हैं। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा। अब देखते हैं क्या परिणाम होगा। तो कारण दिया, मतलब कथन दिया हुआ है यहाँ पे, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। दूसरा है कि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। तीसरा है कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें कभी नहीं टकराती। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, कि दृढ़ स्थल महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से इसका परिणाम क्या होगा, कौन सा यहाँ पे नहीं होगा और कौन सा होगा। तो नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनना है कि कौन सा यहाँ पे परिणाम होगा। तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है वह होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। क्यों घुसेगी महासागरीय प्लेट, क्योंकि महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी होती है और ये नीचे चली जाएगी। और महाद्वीपीय प्लेट जो है वह ऊपर रहेगी और महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी। और तब इसका जो है वहाँ पे दुर्बलता मंडल में जब ये पहुँचेगी तो यहाँ पे उसका मतलब
होता नहीं होता है कि हाँ जो प्लेट होती है पिघलने लगती है, जिससे लावा का निर्माण होता है, मैग्मा, और पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। तो यहाँ पे पहला जो होगा वह होगा। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा क्यों नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से ज़्यादा भारी होती है, अतः महासागरीय प्लेट अंदर की तरफ चली जाती है। इससे पर्वतीय स्थलाकृति, भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र आदि का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी, गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है, और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट कभी टकराती नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानसून एवं एल नीनो के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण प्रशांत महासागर में पृष्ठीय तापमान बढ़ता है और भारत में अपूर्ण वर्षा होती है। दूसरा है कि वाकर परिसंचरण अपनी सामान्य स्थिति से पूर्वी दिशा में स्थानांतरित हो जाता है और भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर देता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल नीनो के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर का पृष्ठीय ताप बढ़ता है, अतः यह बाढ़ ताप वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण भारत में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। एल नीनो से भारत में वर्षा कम होती है, जबकि एक इसका अपोजिट है कि आप लोगों को पता होगा कि पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है, यानी कि प्रशांत महासागर में चलती है। इसका तो मूल जो नेचर है वह ठंडी है, लेकिन एल नीनो के सामने ये गर्म जलधारा में बदल जाती है। लेकिन जब एक कंडीशन होती है ला नीना, ला नीना में ये जो जलधारा है वो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ला नीना का जो प्रभाव होता है भारत पे पॉजिटिव पड़ता है, यानी कि मानसून सही रहता है, वर्षा अधिक होती है। जबकि अगर एल नीनो का प्रभाव होता है वो निगेटिव पड़ता है, उसमें भारत में वर्षा की कमी हो जाती है। तो ये जानते रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। दूसरा है कि उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सही कैसे है। तो चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र ही है, तो ये सही हो जाएगा पहला, जिसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब और समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात में पवन परिधि से केंद्र की ओर होती है, यानी कि जो पवन होती है इन सब का इस तरीके से केंद्र की तरफ ये लोग होती हैं। केंद्र के पवन परिधि से केंद्र की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा की तरह चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये अपोजिट, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा तो उत्तर से पश्चिम की ओर होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा जो होती है वह उत्तर से पश्चिम की ओर होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी चक्रवात बनेगा वह पहले तो उत्तर जाएगा और फिर पश्चिम की ओर आ जाएगा। इसीलिए जब बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किसको? उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, इन सारे जो कोस्टल राज्य हैं हमारे यहाँ के, उनको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि चक्रवात की जो दशा है वो पहले उत्तर की तरफ बढ़ता है और उसके बाद फिर पश्चिम की तरफ बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुद्रेमुख की, जो कि कर्नाटक में है, कुद्रेमुख की लौह अयस्क के निर्यात की अधिक संभावना कहाँ से है? तो इसकी जो संभावना है यह मंगलौर से है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मंगलौर जो कि एक बंदरगाह है, लौह अयस्क के निर्यात की यहाँ पे संभावना अधिक है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक की पश्चिम दिशा में अवस्थित है तथा कुद्रेमुख की लौह अयस्क खान कर्नाटक में स्थित है, यानी कि जो मंगलौर बंदरगाह है यह मालाबार तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथि के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान कि इसमें मानसून कैसे कैसे आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मानसून आएगा वह आएगा केरल में, और फिर होगा पश्चिम बंगाल में, और फिर आता है उत्तर प्रदेश में, और फिर उसके बाद राजस्थान में एंट्री करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट क्या है?
तो यहाँ पे सुमात्रा जो है, सुमात्रा द्वीप भारत की ग्रेट निकोबार से 1198 किलोमीटर दूर है, जबकि श्रीलंका 1436 किलोमीटर, बोर्नियो 2401 किलोमीटर तथा जावा 2490 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि सबसे नजदीक क्या है, तो सुमात्रा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। अब इसमें पूछा गया गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वह हैं इंद्रावती एवं प्राणहिता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इंद्रावती और प्राणहिता इसमें से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। बंसधारा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार भी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा इत्यादि जो हैं वह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। कहाँ पे यहाँ जो ये स्थान दिए हुए हैं इनमें से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला, यानी कि अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ सब पे प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन में नहीं है। सुंदरबन एक दलदली क्षेत्र है जो प्रवाल भित्तियों के उत्पन्न होने के लिए अनुपयुक्त है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहला आंसर जो है वह सही होगा इसका। नेक्स्ट है, सेवराय जवादी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। सेवराय और जवादी पहाड़ियाँ जो हैं यह तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, यानी कि वृक्ष प्रजाति है। कहाँ पे, तो ये जो है यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का पौधा है। सागौन वृक्ष मूलतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में प्रभावी रूप से पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो यह निर्धारित होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ज्वारों का संचलन अधिकतर पृथ्वी की घूर्णन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से गति करती है, लेकिन तल रूप से सागरीय भाग पृथ्वी के स्थलीय भाग के साथ गति नहीं कर पाते और तटीय क्षेत्रों में ज्वार का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के दो बंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं वहाँ अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्न में से कौन सा ऐसे मूल अधिकार नहीं है। कौन से इसमें से मूल अधिकार नहीं है, और देखते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार। कौन सा इसमें से जो है मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा जो है काम पाने का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है। इसका जो वर्णन है वह DPSP यानी कि भारत के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21, संगम बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19, कोई वृत्ति करने का अधिकार अनुच्छेद 19। तो मतलब ये तीनों का उल्लेख तो है हमारे मतलब मौलिक अधिकार में ही है। बाकी काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये, क्योंकि यही पूछा गया कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये क्यों जो है काम पाने का अधिकार जो है या मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C के अंतर्गत संगम बनाने का अधिकार है, यानी कि संगठन बनाने का अधिकार है। 19F के तहत इसका प्रावधान है। सॉरी 19F नहीं 19C के तहत है इसका प्रावधान संगम बनाने का, 19C के तहत। और 19F के अंतर्गत कोई भी वृत्ति अपनाने का अधिकार है, यानी कि 19F के अंतर्गत इसका प्रावधान है। 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया है। काम पाने का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, यह कह रहे हैं कि DPSP यानी कि भारत के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यही काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं। पहला कथन है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध। दूसरा कथन है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण। तीसरा कथन है, राज्य निर्वाचन आयोगों के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन। और चौथा कथन है, संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन। तो यहाँ पे
कौन ऐसे हैं जो कि 73वां संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो इसकी आधारभूत विशेषताएं हैं वो यहाँ पे सारी जो दी हुई हैं ऊपर विशेषताएं, ये सभी 73वें संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। तो विधि के समता अधिकार, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत और धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अधिकार यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में देखा जाता है। कौन कौन से अधिकार को, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा जो अधिकार दिए हैं इनको देखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह इसमें शामिल नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे शामिल है। विधि के समता का विचार ब्रिटिश मूल का है जबकि विधियों के समान, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट किसे जारी की जाती है, तो किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनरावलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को ये जारी की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इसके अंतर्गत किसी मामले में कार्यवाहियों की जांच शीर्ष न्यायालय द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण के अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा रिट भी जारी की जाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किससे जारी की जाती है, तो यह ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन क्या है, तो कथन है सरकारी आयोग ने संस्तुति दी कि राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पे कथन दूसरा क्या है कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कथन 2 असत्य क्यों है। तो सरकारी आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में कथन 1 सही है जबकि कथन 2 असत्य है। सरकारी आयोग ने संस्तुति दी कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, संसद की शक्ति नए राज्य का सृजन करना, राज्य विधानमंडल की शक्ति राज्य का नाम बदलना। तो राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है यह संसद को दिया गया, राज्य को नहीं दिया गया। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। बाकी विधि के समक्ष समता तो भारतीय और गैर भारतीय नागरिकों दोनों को है। अवसर की समता भारतीय नागरिक इनको भी है। तो यहाँ पे जो है संविधान के द्वारा राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि का जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो इसलिए बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और पूछा भी गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की उपलब्धि केवल किसके उपरांत संभव है। किसके उपरांत संभव है, तो यह शोषण मुक्त समाज का उदय के उपरांत ही यह संभव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने हेतु जर्मनी के प्रमुख दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे का जो है, मतलब इसकी आगे की जो टेस्ट सीरीज है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा टेस्ट सीरीज। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।